जी हाँ, इन्वेस्टिंग की दुनिया में कई तरीके के एसेट क्लास होते हैं जिसके अंदर पैसा लगाया जाता है। हिंदुस्तान में मेनली 4 एसेट क्लास में पैसा लगाया जाता है। उसमें सबसे पहले होता है आपका ट्रेडिशनल गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, एनबीएफसी या फिर बॉन्ड्स, मतलब फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इक्विटी। इक्विटी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पैसा लगाया जाता है। कुछ लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड मैनेजर को पैसा दे देते हैं, वो उनके फंड्स को इक्विटी में मैनेज करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ज़रा इनका इतिहास चेक करें एक बार कि कौन सा एसेट क्लास कितना रिटर्न देता आया है और किस एसेट क्लास में ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन्वेस्ट करने से। तो एफडी की या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का तो आपको पता ही है कि आप एफडी बैंक में एफडी रखते हो तो 6% 7%, या किसी कॉर्पोरेट के पास एफडी रखते हो तो 8% 9%, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल। कहीं कहीं 10% भी होता है। तो एवरेज आप 6-7% मान के चलो कि 6-7% का आपको रिटर्न उसमें मिलता है। तो उसके तो डेटा को कोई ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ अब सबके सामने है। गोल्ड पे आ जाते हैं। देखिए, गोल्ड का जो रिटर्न रहा है पिछले 20 सालों में, ये 4,990 रुपये 2002 में था पर 10 ग्राम, और जो अब हो गया है 60,000 के आसपास। तो ये करीब 21 साल में जो इसका CAGR आता है 12.67 का CAGR आता है। रियल एस्टेट को चेक करें तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो 2002 में किसी रियल एस्टेट में की गई थी, उसकी वैल्यू आज की डेट में करीब 90 लाख, 9 गुना हो गया 21 साल में। इतनी करीब ग्रोथ आती है। किसी किसी रियल एस्टेट में किसी का हो सकता है 1 करोड़ 10 लाख भी हो गया हो, या किसी का 80 लाख ही रह गया हो। ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है जो कि नॉर्मली जो मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में रही है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से है। दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने सीधे इंडेक्स पे, इक्विटी पे आ जाते हैं। तो इंडेक्स इक्विटी का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी, जो कि 50 शेयरों से हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, उसने क्या किया, 1,057 रुपये हो गए 18,203 रुपये। इसका CAGR जो बनता है वो बनता है 14.58%, जो कि अपेरेंटली आपके रियल एस्टेट और गोल्ड से बेटर है। तो अब यूँ तो सिर्फ देखने में तो बेटर लग रहा है कि जी 12% गोल्ड में आता है और तो 14.5% इसमें आया, तो क्या ज़्यादा आया। इसको थोड़ा सा अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे नीचे जो फिगर्स है उसके साथ में। अब जो हिंदुस्तान के 4 सेक्टर्स की जो लीडिंग कंपनीज हैं उनके डेटा को एक बार चेक करते हैं। IT से सबसे पहले देखते हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस जो 53.29 का होता था आज से 20 साल पहले, उसका भाव हो गया 1,269 रुपये, जो कि ये गिरा हुआ भाव है। अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं तो ये 1,800 रुपये के आसपास का हुआ करता था। अभी 1,750 रुपये का इन्होंने बायबैक भी किया है। उसके बाद शेयर्स के साथ थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव नहीं बल्कि ये थोड़ी सी गाइडेंस इनकी वीक है अगले साल के लिए, टेम्परेरी 1 साल का होता रहता है बीच में, इसलिए। उसके बाद भी इसका CAGR 16.38% का आता है 20 साल का देखा जाए तो। रिलायंस अपने आप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, इसका देखा जाए तो 51 रुपये 1 पैसे 2444 रुपये बन गए, 20.34% का CAGR। HDFC बैंक जो कि हिंदुस्तान का टॉप बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, इसका 21 रुपये 27 पैसे 1647 रुपये बन गए, 23% का CAGR। L&T 24 रुपये 60 पैसे इसके बन गए, 2190 रुपये, 23.96% का CAGR। HUL, इसके प्रोडक्ट तो शायद किसी घर में ना यूज़ होते हो। इसके 170 रुपये बन गए, 2641 रुपये, जो कि 14% का CAGR। चलो यहाँ तक तो सब ये तो डेटा मैंने आपको बताया, लेकिन अब देखने में लग रहा है 16% है, यहाँ 20% है, 23% है, 14%। बहुत फ़र्क तो नहीं है, बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है। रियल एस्टेट में ये 20 साल बने आपके, 20 साल में 2.5 लाख रुपए बनते हैं, 22,50,000। जबकि यही 2.5 लाख रुपए आप अगर L&T के शेयर में लगाते तो बनते 2,25,00,000, 2 करोड़ रुपए ज़्यादा बनते।
L&T का CAGR है करीब करीब 24%, और इसका आपका रियल एस्टेट का CAGR है 11%। तो ये जो 11 के जो ये जो 14% का 13% का डिफरेंस है, इसका इम्पैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर कितना आया? 2 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा नहीं होता है। गोल्ड में आपके बनते 30 लाख, रियल एस्टेट में बनते आपके 22,50,000, और HDFC बैंक में अगर यही लगाए होते तो 1,93,00,000 आपके बनते। रिलायंस में बनते 1,19,00,000, इन्फोसिस में बनते आपके 59 लाख, और निफ्टी में बनते 43 लाख। तो इस डेटा से क्या समझ में आया? इस डेटा से समझ में ये आता है कि अगर हिंदुस्तान ग्रो करेगा या कर रहा है 6-7%, 8% की GDP तो मान के चलते ही हैं, और ये जो सारे शेयर्स हैं हिंदुस्तान की GDP के क्या हैं? प्रॉक्सी। ये बढ़ेंगे, कम हिंदुस्तान बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और इनका इतिहास बताता है कि ये इतने रिटर्न जितने सामने दिखाई दे रहे हैं इतने रिटर्न ये देते आए हैं एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस पे। तो आगे भी ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, रिटर्न इनके ऐसे ही आते रहेंगे। 1-8% कम या ज़्यादा हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अब अगर इसको कंपेयर करें रियल एस्टेट से, केवल रिटर्न आप बोलेंगे रियल एस्टेट में तो हमारा रेंट भी तो आता रहा इतने सालों से। तो रियल एस्टेट में जो रेजिडेंशियल में रेंट आता है 2-2.5% से ज़्यादा रेंट नहीं आता, कहीं कहीं 3 भी आ जाता है इन्वेस्टमेंट का, और कमर्शियल में 5% के करीब आ जाता है। लेकिन अब ये कंपनियां हैं डिविडेंड भी तो देती है। जो ये कंपनी अगर इनका डिविडेंड कैलकुलेट किया जाए तो ऑन एन एवरेज 2% के आसपास ये डिविडेंड भी देती हैं। तो आप ये समझ लो जो रेंट आता है वो आपका डिविडेंड से कंपनसेट हो रहा है। तो ये जो यहाँ जो रिटर्न नज़र आ रहे हैं ये कंपेरेबल हैं, आप इनको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि रेंट को डिविडेंड से एक बार मान लो कि रेंट जितना रेंट आता है उतने करीब करीब डिविडेंड आएगा। अब आ जाओ गोल्ड पे। गोल्ड पे तो आपको क्या मिलता है? आप अगर नॉर्मली हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि मेकिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, और वो रियलाइजेशन नहीं आ पाता जो कि आना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो गोल्ड ऑर्नामेंट में तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर किसी को फिजिकल गोल्ड में लेना है, गोल्ड बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना है, तो एक बार को समझा जा सकता है कि अभी आप ये देखो कि गोल्ड भी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो लाइफ टाइम हाई पे ये कैलकुलेशन आती है इसकी। लेकिन बहुत बीच बीच में गोल्ड काफ़ी टाइम तक रुका। वो तो खैर सारे एसेट क्लास में इंडेक्स भी कई बार रुक जाता है, नहीं चल पाता। रियल एस्टेट भी रुक जाता है। चलो उस फैक्टर को तो अलग कर देते हैं एक बार को। लेकिन अदरवाइज आपके 2.5 लाख रुपए किस एसेट क्लास में कितने बने होते अगर आपने 2.5 लाख रुपए 20 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, तो ये इस चार्ट से बड़ा क्लियर समझ में आता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि एक कंपैरिजन हम कर पाएँ कि कहाँ कैसी किस एसेट क्लास में ग्रोथ आती है, जो कि आई होप कि आपको आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन में एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, या कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मैं मिस कर गया हूँ, आप देना चाहते हो, तो यू आर वेलकम इन कमेंट बॉक्स। बाकी इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर